हिंदी। माइकल को जल्द ही एहसास हो गया कि लिलिका और उसकी टीम के 4 सदस्यों को धमकी देना जरूरी नहीं था। लिलिका की पहले कही बातें भी गलत नहीं थीं। वन एल्फ जनजाति के बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि माइकल की आत्मा की विशेषता के बारे में किसी और को पता चले। इसके बजाय वे उसके करीब आना चाहते थे और उसकी आत्मा की विशेषता की सीमा के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। क्योंकि उनके पास केवल कुछ सुराग थे और वे माइकल की क्षमताओं के बारे में सब कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे उसके प्रति केवल अच्छा व्यवहार ही कर सकते थे। आखिरकार उनके बीच माइकल से एकमात्र संबंध एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम का ही था और वे उसके अधीनस्थ बन चुके थे। बुजुर्ग उन्हें माइकल का अपहरण करने का आदेश नहीं दे सकते थे, इसलिए फिलहाल सहयोग ही एकमात्र विकल्प बचा था। लेकिन माइकल को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे बड़ों से एक उपहार मिलेगा। लिलिका और उसकी टीम कुल 3 दिनों के लिए गायब हो गई। वे ओरिजिन एक्सपेंस से चले गए और ठीक उसी समय वापस लौटे जब माइकल किल्टा पर उतरने की अंतिम तैयारियों को पूरा करने के बाद वहां से जाना चाहता था। डेकालोस क्लास अंतरिक्ष यान के माध्यम से यात्रा करने और ओरिजिन एक्सपेंस में बिताए गए 30 दिन समाप्त होने वाले थे और सभी के जीवन में एक नया अध्याय वास्तव में शुरू होने वाला था। हालांकि घर से लौटने पर लिलिका एक अनुरोध लेकर आए। कृपया अपने सम्मनिंग गेट में फॉरेस्ट एल्फ सम्मनिंग कोर स्थापित करें। उसने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया और अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसमें कई जगहों पर हल्के हरे रंग के निशान वाला एक सफेद सम्मनिंग कोर था। सम्मनिंग कोर देखने में खूबसूरत लग रहा था, लेकिन माइकल थोड़ा हैरान था। अगर वे मुझे कुछ देना भी चाहते हैं तो क्या सम्मनिंग कोर बहुत महंगा नहीं है? और वह इसे उपहार बताने के बजाय इसकी स्थापना का अनुरोध क्यों कर रही है? माइकल ने सोचा। उपहार और अनुरोध के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि उपहार बिना किसी शर्त के दिया जाता था। इसी बीच एक अनुरोध का मतलब था कि वनकल्पित बोनों को मदद की जरूरत थी, इसीलिए वे बदले में वनकल्पित बोने को बुलाने वाले कोर जैसे खजाने का उपयोग करने के लिए तैयार थे। हालांकि माइकल को जल्द ही एहसास हो गया कि स्थिति इतनी सरल नहीं थी। वन एल्फ सम्मनिंग कोर केवल वन एल्फ्स को ही बुलाता था। इसका मतलब यह था कि अनटेम्ड जंगल भी वन एल्फ्स के प्रजनन क्षेत्र का हिस्सा बन जाएगा, भले ही यह भविष्य में बहुत दूर की बात हो। जंगली जंगल में वनकल्पित बोनों के रूप में उत्पन्न होने की संभावना नगण्य थी, लेकिन वनकल्पित बोनों को बुलाने की संख्या बढ़ने के साथ यह संभावना थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती थी। इस बढ़ी हुई संभावना पर ध्यान देने से पहले 1 लाख से अधिक, संभवतः इससे भी अधिक वन एल्फ आह्वान की आवश्यकता होगी, लेकिन यह संभावना फिर भी मौजूद थी। यही कारण था कि कई लॉर्ड्स को विदेशी जातियों के विशेष सम्मनिंग कोर पसंद नहीं थे। असल में कई लॉर्ड्स को विदेशी जातियां पसंद नहीं थीं, जिसके कई कारण थे जैसे संघर्ष, युद्ध और भेदभाव। लेकिन बुजुर्गों और लिलिका को लगता था कि माइकल सबसे अलग था। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था। इसके अलावा उसके क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली लोगों का हमेशा स्वागत होता था। इसलिए उसके पास फॉरेस्ट एल्फ सम्मनिंग कोर को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। माइकल अपने क्षेत्र का स्वामी तो रहेगा, लेकिन वह कोई साधारण मानव स्वामी नहीं होगा। उसके द्वारा वनकल्पित बोनों को बुलाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी, और यह संभव है कि भविष्य में अनछुए जंगल में या उसके आसपास और भी कल्पित बोने स्वामी प्रकट हों। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बड़े बुजुर्ग सिर्फ मुझे खुश करने के लिए या भविष्य में अनटेम्ड जंगल में स्पॉन होने की संभावना बढ़ाने के लिए सम्मनिंग कोर देने को तैयार थे। क्या तुम्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा गया था, या उन्होंने सिर्फ तुम्हें यह अनुरोध करने को कहा था और कुछ नहीं? माइकल ने तीखे स्वर में पूछा, अपने अंदर उमड़ रहे असीम लालच का शिकार न होते हुए। लिलिका को माइकल के अत्यधिक प्रसन्न होने की उम्मीद नहीं थी। अब तक लिलिका माइकल के बारे में इतना कुछ जान चुकी थी कि वह इस तरह की स्थितियों में काफी सतर्क रहता था। हालांकि वह केवल वही कह सकती थी जो उसे बताया गया था। हमारे बुजुर्गों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि एक्सट्रैक्शन आंखों की कल्पना से परे शक्तिशाली प्रतीत होता है और जनजाति हमारे संबंधों को और मजबूत करना चाहती है। सम्मनिंग कोर को यह दिखाना चाहिए कि उनका विश्वास केवल खोखले आश्वासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। माइकल जानता था कि वनकल्पित बोने उसकी प्रकृति आत्माओं से प्रेम करते थे। इससे उन्हें घर जैसा महसूस होता था। सम्मनिंग कोर के अलावा 5 वनकल्पित बोने अपने घर से कई बीज और क्रिस्टल लाए थे ताकि उन्हें प्रकृति आत्मा को सौंप सकें। पौध प्रकार की 4 सितारा प्रकृति आत्मा ऐसी थी जिसे विशेष देखभाल के साथ पोषित करना आवश्यक था। आखिरकार इसके विकास का मार्ग अभी तय होना बाकी था। किसी न किसी तरह माइकल को ये समझ आ गया था कि लिलिका और बाकी लोगों ने उसके क्षेत्र, आत्मा की विशेषताओं और व्यक्तित्व के बारे में अपने बड़ों को बहुत कुछ बताया होगा। अन्यथा वे उसे वन एल्फ सम्मनिंग कोर देने के बारे में कभी सोचते भी नहीं।
और मन ही मन माइकल काफी खुश था, भले ही वह लिलिका और दूसरों को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वह खुश क्यों नहीं होता? सम्मनिंग कोर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि वन एल्फ के बुजुर्ग उसकी आत्मा की विशेषता के बारे में चुप रहेंगे। आखिर कोई भी जाति अपने पूर्वजों का भाग्य किसी दूसरी जाति के स्वामी के हाथों में नहीं देखना चाहेगी। यदि वन एल्फ के बुजुर्गों को यह विश्वास न होता कि वे माइकल से अपने संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे, तो वे उसे वन एल्फ सम्मनिंग कोर न देते। यह अटूट विश्वास का प्रतीक था जिसे माइकल बहुत महत्व देता था। आखिरकार वे उसे संदेह का लाभ देकर और माइकल की तुलना में उस पर कहीं अधिक भरोसा करके एक बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थे। क्या वे यही करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा विश्वास जीतना, या इसके पीछे कुछ और है? माइकल को पक्का यकीन नहीं था, लेकिन वह समझ गया था कि बड़े बुजुर्ग लिलिका और उसकी टीम के सदस्यों पर बहुत भरोसा करते थे। बड़े बुजुर्गों को विश्वास था कि उनके युवा कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और वे माइकल और वन कल्पित बोनो के बीच संबंध को बनाए रखने और उसे और मजबूत करने में सक्षम होंगे। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके बुजुर्ग मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में आपके कबीले के मृत सदस्यों को पुनर्जीवित करने का अधिकार देते हैं। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा, माइकल ने वन एल्फ सम्मनिंग कोर उठाते हुए पूरी ईमानदारी से कहा। वह सम्मनिंग गेट के हैच के पास गया, सम्मनिंग कोर के भीतर मौजूद कुछ अशुद्धियों को निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और उसे स्थापित कर दिया। सम्मनिंग गेट ने एक शक्तिशाली खिंचाव बल छोड़ा, जिससे माइकल हैच के करीब खींच गया, जहां उसने कुछ ही समय में फॉरेस्ट एल्फ सम्मनिंग कोर स्थापित कर दिया। सम्मनिंग गेट से तेज गूंजने लगी। इसकी ऊर्जा का भंडार हिलने लगा और विशाल संरचना के चारों ओर दबाव में भारी वृद्धि हुई। सम्मनिंग गेट के धातु के ढांचे में दो चमकीले तारे जगमगा उठे और एक दुबले पतले लंबे आदमी की आकृति उभर कर सामने आए। बड़ी बड़ी हरी आंखों, लंबी पलकों, लंबे नुकीले कानों और चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान लिए एक सुंदर व्यक्ति सम्मनिंग गेट के ऊर्जा कुंड से बाहर निकला। उसके हाथ में एक धनुष था और जब उसे अपनी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने माइकल की ओर आंख मारी। माइकल एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम से घिरा हुआ था, लेकिन हर कोई थोड़ा सा अचंभित था। लगता है आज हम काफी भाग्यशाली हैं, माइकल ने दो स्टार शार्पशूटर समन फॉरेस्ट एल्फ समन को देखते हुए बुदबुदाया। माइकल के दैनिक आह्वान से उसे केवल एक बार 2 स्टार बरसेका मिला था। इसके अलावा माइकल ने कभी भी मिथिक समनिंग स्क्रॉल या फॉर्चून समनिंग स्क्रॉल का उपयोग किए बिना 2 स्टार समन नहीं किया था। पिछले 30 दिनों में माइकल मिथिक समनिंग स्क्रॉल्स भी इकट्ठा नहीं कर पाया था। यहां तक कि उसके साधारण समन भी इन दिनों काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहे थे। उसकी सेना में केवल कुछ ही लड़ाकू इकाइयां शामिल हो पा रही थीं। लिलिका और बाकी लोग माइकल की बात नहीं समझ पाए, लेकिन वे जानते थे कि क्षेत्र में 2 स्टार समन जोड़ना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसलिए वे काफी खुश थे। एक वन एल्फ समन माइकल के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाएगा। माइकल भी काफी संतुष्ट था। वह जानता था कि कई वनकल्पित बोनों में अद्वितीय प्रतिभाएं होती हैं, जो उसके क्षेत्र में बुलाए जाने पर काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं। वह अपने क्षेत्र की प्रगति के बारे में उत्सुक था और बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसी समय 2 स्टार शार्पशूटर फॉरेस्ट एल्फ को देखकर माइकल गहरी सोच में डूब गया। अपने क्षेत्र में एक नए वन एल्फ को देखकर माइकल को मानव जाति के डेटाबेस में उनके बारे में मिली थोड़ी सी जानकारी याद आ गई। ऐसा कहा जाता है कि एल्फ्स को 10,000 से अधिक वर्षों से ओरिजिन एक्सपेंस तक पहुंच प्राप्त थी। ऐसे में फॉरेस्ट एल्फ जनजाति भी मानव जाति से थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, है ना? माइकल सोचने लगा कि क्या वन के कल्पित बौने उससे विस्मृत मंदिर द्वारा बोली जाने वाली प्राचीन भाषा को समझने में मदद कर सकते हैं। शायद माइकल को जो भरोसा दिया गया था, उसी के चलते उसने एक फैसला लिया। उसने वन कल्पित बौनों को विस्मृत मंदिर दिखाने का विकल्प चुना। वन कल्पित बौनों के सामने विस्मृत मंदिर का खुलासा करना एक बड़ी भूल और उसके सबसे बुरे सपने में बदल सकता था, लेकिन माइकल ने उन पर भरोसा करने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे वन कल्पित बौनों के बुजुर्गों ने भी उस पर भरोसा किया था। इसके अलावा लियोफार्म ने छिपकली की गुफा पर विजय प्राप्त करने से पहले ही भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र के बाहरी क्षेत्र को देख लिया था। एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम को भूले हुए मंदिर के बारे में देर सवेर पता चल ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्होंने प्राचीन भाषाएं सीख ली हैं, तो शायद वे मुझे विस्मृत मंदिर द्वारा बोली जाने वाली भाषा को समझने में मदद कर सकें। माइकल ने आशा जताई। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा नहीं था कि वन के कल्पित बौने उन भाषाओं को जानते हैं, लेकिन किसी भी इंसान की तुलना में उनके कुछ न कुछ जानने की संभावना अधिक थी। इस प्रकार माइकल सबको छिपकली की गुफा तक ले गया।
आज उनकी इस विजय यात्रा का आखिरी दिन था, जिसके बाद सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में माइकल का जीवन सही मायने में शुरू होने वाला था। साथ ही जटिल गुफा प्रणाली के गहरे हिस्से इतने भयावह और खतरनाक लग रहे थे कि उनमें प्रवेश करना असंभव लग रहा था। माइकल ने सुरंगों को नष्ट करने पर विचार किया ताकि खनिक अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना अपना काम कर सकें। तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी थीं, इसलिए गुफा प्रणाली के अथाह अंधेरे में नीचे जाने वाली सुरंग को नष्ट करने के लिए केवल एक आदेश की आवश्यकता थी। लेकिन इससे पहले माइकल गुफा की सुरंगों को देखना चाहता था। गुफा प्रणाली के ऊपरी हिस्से से होकर यात्रा करना आसान था। उन्होंने इस क्षेत्र को अब तक साफ कर दिया था, जिससे श्रमिकों को पूरी तरह से आवागमन की सुविधा मिल गई थी। मध्य क्षेत्र से होकर गुजरना काफी कठिन था। माइकल और उसके साथियों का सामना कई छोटे राक्षस समूहों और 2 बड़े राक्षस समूहों से हुआ। सौभाग्य से राक्षस समूहों के खतरों को समाप्त करना काफी आसान था। वन कल्पित बॉनो ने युद्ध के पहले 10 सेकंड में ही सबसे शक्तिशाली राक्षसों को गंभीर रूप से घायल करके निशाना बनाया और फिर उन्हें थका दिया। पिछले महीने के दौरान माइकल की सेना का काफी विस्तार हुआ था। उन्होंने युद्ध का भरपूर अनुभव प्राप्त किया, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण जुटाए और विभिन्न युद्ध रणनीतियां बनाई जिनमें प्रत्येक इकाई की खूबियों का भरपूर उपयोग किया गया। उनकी कमजोरियों को उनके साथियों की ताकत से संतुलित किया गया, जिससे मजबूत तालमेल बना और हताहतों की संख्या न्यूनतम रही। इसके अलावा माइकल और टियारा जैसे लोगों के अग्रिम मोर्चे पर होने से टियर 1 मॉन्स्टर्स और टियर 2 मॉन्स्टर्स के छोटे समूहों के खिलाफ उनकी टीम के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना काफी कम हो गई। ये स्थिति विशेष रूप से लियोफार्म के रेज ऑफ द प्राइमल के पूरे मॉन्स्टर समूह को प्रभावित करने के बाद और भी गंभीर हो गई। वन कल्पित बॉने अब सहयोग करने के लिए तैयार थे, इसलिए वे जल्दी से अनुकूलित हो गए और माइकल ने देखा कि उनकी वफादारी का बंधन पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। माइकल द्वारा 2 स्टार फॉरेस्ट एल्फ समन को बुला पाने की क्षमता का उनके मन और वफादारी के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में एक छोटी सी जगह को साफ कर दें, माइकल ने घोषणा की। इस घोषणा पर टियारा, ब्लेयर और बाकी ज्यादातर लड़ाकों ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या वे भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र को पार करने के लिए पहले से ही पर्याप्त रूप से मजबूत थे? लिलिका के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाती, गुफा की सुरंग हिंसक रूप से कांपने लगी। जैसे जैसे भूकंप के झटके तेज होते गए, छत से चट्टानें, ढीली मिट्टी और ग्लोआ क्रिस्टल गिरने लगे। ये सब क्या हो रहा है? माइकल ने मन ही मन चिल्लाया। उसका सिर दाएं बाएं झटक रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। भूकंप, तेज धमाकों की गूंज पूरी छिपकली गुफा में गूंज उठी, ढीली मिट्टी हवा में उड़ गई और जल्द ही गुफा के अंदर झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलने लगीं। माइकल की उलझन तेजी से बढ़ती गई। भयंकर गर्म हवाएं जाहिर तौर पर झुलसा देने वाली थीं, लेकिन उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। छत से गिरते पत्थर कहीं ज्यादा खतरनाक थे। 30 मिनट गुफा की सुरंग इतनी देर तक कांपती रही और इतनी देर तक गुफा प्रणाली में झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलती रहीं। उसके बाद सब कुछ पहले जैसा प्रतीत हुआ और एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ये क्या? माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। लगता है गुफा को ये पसंद नहीं आया कि तुम भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, लिलिका ने मजाक में कहा, लेकिन माइकल ने अपनी आंखें चौड़ी करके उसे घूर कर देखा। क्या? उसने बचाव करते हुए पूछा। क्या भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सब हुआ है? भूकंप का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा, केवल कुछ योद्धाओं को मामूली चोटें आई होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे आराम कर सकते थे। इसके विपरीत भूकंप भयावह था। इसने अन्य गुफा सुरंगों में विस्फोट कर दिए, जिससे प्रकृति की भयावह शक्ति प्रकट हुई, क्योंकि अंदर फंसे हुए लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। माइकल ने लिलिका के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ब्लेयर और अन्य ट्रैकर्स को ये पता लगाने के लिए भेजा कि अन्य गुफा सुरंगों में क्या हुआ था और क्या मजदूर ठीक थे। इसी बीच माइकल और उसके साथी धीरे धीरे छिपकली की गुफा की सतह के करीब पहुंच गए। वे उस सुरंग के प्रवेश द्वार से आगे बढ़े जो भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र की ओर जाती थी, और वहीं रुक गए। माइकल ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और उसे खोला। ये वही कागज था जो उसने डैनी को अलग होने से पहले दिखाया था। क्या कोई प्राचीन भाषाओं का जानकार है? उसने ये पूछते हुए वह कागज सौंप दिया जिस पर उसने वे अक्षर लिखे थे जिनका उपयोग विस्मृत मंदिर ने किया था। लिलिका को लगा कि माइकल उनका ध्यान भटकाना चाहता है, लेकिन फिर भी उसने कागज के उस टुकड़े पर नजर डाली।
उसके चेहरे पर शिकन आ गई और उसने कागज को और भी ध्यान से देखा। अपने नेता की इस हरकत का अनुसरण करते हुए अन्य वनकल्पित बॉनों ने भी उस कागज के टुकड़े पर नजर डाली। वे भी भौहें चढ़ाने लगे और चुपचाप अक्षरों को घूरने लगे। क्या संयोगवश? लिलिका ने पूछा, क्या भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षीण सभ्यता का कोई प्राचीन शहर या किसी प्रकार का कोई खंडहर है जिसके बारे में आपने बात की थी? माइकल ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। क्या इसका मतलब है कि तुम अखबार पढ़ सकते हो? उसने पूछा, उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। हाँ, खैर, असल में नहीं, लिलिका ने ईमानदारी से बताया। हम इनमें से कुछ अक्षरों को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये प्राचीन एल्फ भाषा और उससे भी पुरानी एक भाषा का मिश्रण है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना। प्राचीन एल्फ भाषा ड्रैगन भाषा की तरह हर शब्द में मूल ऊर्जा समाहित करती है। हालांकि ये भाषा अलग है। मैं कुछ शब्दों का अर्थ मोटे तौर पर समझ सकती हूँ, लेकिन शब्दों में निहित मूल ऊर्जा के भाव को महसूस किए बिना मैं वास्तव में कुछ नहीं बता सकती। माइकल पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जब उसने आखिरी कुछ हिस्से सुने तो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। क्या इसका मतलब है कि तुम? माइकल ने उत्साह से पूछा, लेकिन बीच में ही रुक गया। लिलिका ने सिर हिलाया और बीच में टोकते हुए कहा, मैं इसे पढ़ भी नहीं पाऊंगी। आपको भाषा सिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये भाषा अत्यंत प्राचीन है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसे सीखना बहुत कठिन है और यह अब तक देखी गई सबसे प्राचीन मूल भाषा का एक अनूठा रूप है, उसने कहा। तुमने भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में जो कुछ भी छिपा रखा है वह बहुत पुराना है और बहुत खतरनाक है, लिलिका ने बेहद गंभीर स्वर में कहा। वह मुस्कुरा नहीं पा रही थी और उसके सिर में दर्द होने लगा था। सामान्य परिस्थितियों में लिलिका किसी प्राचीन खंडहर को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती। इसका अर्थ था बड़ा खतरा, लेकिन साथ ही साथ बहुमूल्य खजाने प्राप्त करने की संभावना भी। हालांकि प्राचीन जातियों में यह आमतौर पर ज्ञात था कि उत्पत्ति विस्तार की इच्छा प्राचीन खंडहर के खतरे और अवसर के स्तर को इंगित करने के लिए एक सरल साधन का उपयोग करती थी। प्राचीन खंडहर में प्रयुक्त भाषा जितनी पुरानी और जटिल होती थी, खतरे का स्तर उतना ही अधिक होता था और अवसर भी उतने ही अधिक होते थे। हालांकि यह एक शानदार अवसर प्रतीत हो सकता है, लेकिन लिलिका जानती थी कि वन कल्पित बॉनो ने कभी भी उस स्तर के किसी प्राचीन खंडहर को दर्ज नहीं किया था जिस स्तर का वह स्थान माइकल ने खोजा था। अनटैम्ड जंगल सचमुच जंगली है। शुरुआत में माइकल को लिलिका की चिंताएं समझ में नहीं आईं। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने लिलिका और अन्य लोगों को विस्मृत मंदिर के बारे में बताया और इस विषय पर जानकारी साझा कर सका। किसी से इस बारे में बात करना अच्छा था। खतरे और अवसर के स्तर की प्रणाली के बारे में जानना, जो कि अधिकांश वृद्ध जातियों के लिए सामान्य ज्ञान होना चाहिए, अच्छा नहीं लगा, लेकिन माइकल बहुत निराश नहीं हुआ। यह अच्छी बात थी कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। भूले हुए लोगों के मंदिर पर विजय प्राप्त करना एक दूर का सपना लग रहा था, फिर भी माइकल को इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। भले ही उसे एक उच्चतर जीव बनना पड़े या अपनी विजय यात्रा शुरू करने से पहले अपना नश्वर शरीर त्यागना पड़े, माइकल को लगता था कि यह सब कुछ सार्थक होगा। वह बेहद उत्साहित था। लिलिका और बाकी लोग माइकल के उत्साह को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। पहली बात तो ये थी कि टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन पर हमला करने के बारे में सोचना भी बेहद खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना था। दूसरी बात, टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन के पास रहना भी बेहद जोखिम भरा था। अगर किसी प्राचीन प्राणी या एल्फ से कहीं अधिक प्राचीन और शक्तिशाली जाति को टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन के बारे में पता चल जाता, तो पूरा अनटेम्ड जंगल खूनी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो जाता। लिलिका और उसके बड़ों ने अब तक किसी भी प्राचीन प्राणी को नहीं देखा था। हालांकि यह उनका सौभाग्य था कि वे अभी भी अपने पैरों पर खड़े थे। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही और प्राचीन प्राणी से उनका सामना ज्यादा बुरा नहीं हुआ, तो वे सिर्फ 2 मीटर नीचे दफन होंगे। कम से कम उनका कबीला उनके शवों को साबुत तो उठा पाएगा। प्राचीन प्राणी इतने भयानक थे। एमरल्ड लीफ एडवेंचरर टीम से कुछ कहानियां सुनने के बाद माइकल की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सबको भूमिगत पारिस्थितिकी तंत्र में ले गया और वन कल्पित बॉनो को विस्मृत मंदिर दिखाया। उससे निकलने वाला दबाव भयानक नहीं था और न ही वह देखने में डरावना लग रहा था। लेकिन यह महज एक भ्रम था, क्योंकि वन कल्पित बॉनो की चिंताएं जल्द ही सच हो गईं। लिलिका ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों के कुछ पायदान चढ़े और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसके चारों ओर दबाव तेजी से बढ़ रहा है और उसके दिमाग में कई शब्द उमड़ रहे हैं। जब तक उसने चौथा पायदान पार किया, लिलिका अपने पैर नहीं उठा पा रही थी। उसके कानों और नाक से खून रिस रहा था और वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई, या कहें तो गिर पड़ी।
जैसे ही लिलिका को होश आया, उसने अपने वॉर रूम से कुछ कागज निकाले और उन शब्दों को लिखना शुरू कर दिया जो टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन ने उसके दिमाग में स्थानांतरित किए थे। लिलिका ने टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन की तरह ही शब्दों में मूल ऊर्जा भरने की कोशिश की, लेकिन वह शब्दों को हूबहू दोहराने में संघर्ष कर रही थी। प्रयुक्त भाषा बहुत जटिल थी। लियोफाम, विस्मृत मंदिर के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के दबाव का परीक्षण करने वाला दूसरा व्यक्ति था। वह तीसरी सीढ़ी के बाद रुक गया और कुछ देर बाद नीचे उतर गया। मैंने नेबुलस 1 में स्थित एबिस विचरी डंजन पर विजय के बारे में रिकॉर्ड पढ़े। ये 1 एल्फ जनजाति का सबसे बड़ा हमला था और यग्गड्रासिल चिल्ड्रन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कम से कम तब तक जब तक एल्फ जनजातियों के बीच गठबंधन कायम था। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह टेम्पल ऑफ द फॉरगॉटन कहीं अधिक खतरनाक है। वे भूले हुए मंदिर पर छापा कैसे मार सकते थे? यह तो सरासर नामुमकिन था। सौभाग्यवश वॉन कल्पित बोनो को माइकल को इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह ब्लेयर और उसके जाल बिछाने वालों की वापसी से विचलित था। उन्होंने गुफा प्रणाली की यात्रा पूरी कर ली थी और उसका गहन विश्लेषण कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे एक वाक्य में सारांशित किया जा सकता है। गुफा के निचले स्तरों तक जाने वाली सभी सुरंगें ढह गई थीं। भूकंप ने माइकल के कंधों से बहुत सारा काम का बोझ कम कर दिया था। हालांकि वह अब भी थोड़ा असमंजस में था कि आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। वह कुछ लोगों को और जानकारी जुटाने के लिए भेजने को तैयार था, लेकिन माइकल को पूरा यकीन था कि यह एक बंद गली है। दिलचस्प बात यह है कि भूकंपों ने कुछ राक्षसों के आवासों को नष्ट कर दिया था। कई राक्षसों के आवास दब गए थे, जिससे माइकल और उसकी सेना को मौका मिलते ही हमला करने का अवसर मिल गया। अगले 6 घंटों में माइकल की सेना ने सैकड़ों राक्षसों को मार गिराया, जिनमें काफी संख्या में मध्य स्तर के द्वितीय श्रेणी के राक्षस भी शामिल थे। गुफा पर कब्जा करने का आखिरी दिन उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे लेकर समाप्त हुआ। अब जब गुफा के अंदरूनी हिस्सों की सुरंगें ढह गईं, तो माइकल पूरी छिपकली गुफा पर अपना अधिकार जता सकता था। वह एक उचित खदान का निर्माण शुरू कर सकता था और अयस्कों को निकालने, उन्हें भंडारित करने और अपने क्षेत्र तक पहुंचाने का एक अधिक कुशल तरीका विकसित कर सकता था। उसे आवश्यक सभी चीजें बनाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती, लेकिन इससे होने वाले लाभों का विचार ही उसे आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। जब वे वापस खुले मैदान में लौटे तब तक दोपहर ढल चुकी थी। माइकल को सैकड़ों शव निकालने का काम सौंपा गया था और उसने ये काम अपने चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान के साथ किया। अंततः मानव उत्पत्ति विस्तार की इच्छा उसे छिपकली की गुफा पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करना चाहती हो। एक मध्यस्तरीय द्वितीय श्रेणी के राक्षस से एक पौराणिक संबंध स्क्रॉल प्राप्त हुआ। माइकल ने उसे बाहर निकाला और पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक एक भी स्क्रॉल न मिलने के बाद वह लगभग भूल ही गया था कि कुछ मॉन्स्टर मिथिक समनिंग स्क्रॉल गिरा सकते हैं। अंतरिक्ष यान के केल्टा पहुंचने में माइकल के पास केवल कुछ ही घंटे बचे थे और वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि मिथिक समनिंग स्क्रॉल एक शुभ संकेत था। अगर मिथिक समनिंग स्क्रॉल उसे एक शक्तिशाली समन देता तो सैफायर लेक मिलिट्री एकेडमी में उसका समय बहुत अच्छा बीतता। लेकिन अगर वह बदकिस्मत रहा, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों में हर बार समनिंग सेशन शुरू करने पर होता रहा, तो सैफायर लेक मिलिट्री एकेडमी में उसका समय भयानक साबित होता। आमतौर पर माइकल शकुन शुभकामनाओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि इस बार उसकी किस्मत अच्छी रहने वाली है। जब माइकल अपने हाथों में काले चमड़े का पौराणिक समनिंग स्क्रॉल लेकर समनिंग गेट के पास पहुंचा तो वह द्वार कंपन करने लगा। यह एक संकेत जैसा लगा, मुझे दिखाओ कि मैं बदनसीब नहीं हूं, ओरिजिन एक्सपेंस। चलो चलें। माइकल ने मिथिक समनिंग स्क्रॉल की सुनहरी मुहर तोड़ते हुए जोर से चिल्लाया। सील टूटते ही समनिंग गेट कांपने लगा। मिथिक समनिंग स्क्रॉल के खुलने से पहले ही वह ऊर्जा के कुंड के भीतर समाहित हो गया। अगले कुछ मिनटों में समनिंग गेट के आसपास की हवा में सुनहरी रोशनी की झिलमिलाती चिंगारियां भर गईं, क्योंकि एक के बाद एक तारे चमकने लगे। समनिंग गेट का धातु का ढांचा लगातार कांपता रहा। एक तारा चमक उठा। इसके तुरंत बाद एक और घटना घटी। 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन समन अभी भी ऊर्जा के भंडार से बाहर नहीं निकला था। एक तीसरा तारा चमक उठा। आधे घंटे बाद माइकल के चेहरे पर उलझन और थोड़ी सी उत्तेजना के भाव मिले जुले थे। अंत में समनिंग गेट के धातु के ढांचे पर एक चौथा तारा संघनित हुआ। एक और 4 स्टार समन। ऐसा लग रहा था मानो इस पल के लिए, इस आह्वान के लिए काफी भाग्य इकट्ठा हो गया हो। ऊर्जा के कुंड में समन की आकृति बन गई और उसके तुरंत बाद वह बाहर निकल आया।
तलवार और कृपाण लिए एक व्यक्ति रेगिस्तान के युद्ध वस्त्र पहने हुए, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, प्रकट हुआ। उसने अपना पूरा चेहरा छिपाने के लिए गहरे लाल रंग का मुखौटा पहन रखा था और माइकल के सामने अपनी तलवार जैसी कृपाण लहराई, फिर उसे अपने नए गुरु को सौंप दिया। मैं नकाबपोश कृपाण हूँ। आपकी सेवा में मुझे प्रसन्नता है, हे प्रभु। स्वागत है, नकाबपोश कृपाण। मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं, माइकल ने अपने चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा। माइकल को लगा कि मास्क सेबर की उपस्थिति परिचित सी थी और 4 स्टार समन बहुत ही मिलनसार था। मैं आपको दिखाऊं तो कैसा रहेगा? वह मास्क सेबर को इलाके का भ्रमण कराने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि उनके बीच वफादारी का बंधन बन रहा है। पहले तो माइकल को लगा कि उनकी वफादारी की कड़ी कमजोर और आसानी से टूट जाने वाली होगी। उच्च स्टार रेटिंग वाले लड़ाकू योद्धा आमतौर पर कुछ महान उपलब्धियां हासिल करते थे, जिसका मतलब था कि वे या तो महान नेता थे, अभिमानी योद्धा थे, या किसी और रूप में असाधारण थे। आमतौर पर इन योद्धाओं को आदेश मानना पसंद नहीं होता था। वे अभिमानी होते थे और दूसरों की तुलना में उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता था। हालांकि मास्क सेबर के मामले में ऐसा नहीं था। इसके विपरीत मास्क सेबर का वफादारी बंधन काफी मजबूत था। यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन माइकल पहले ही समझ गया था कि मास्क सेबर का वफादारी बंधन उसके सभी वफादारी बंधनों में सबसे मजबूत था। और इसमें टियारा का वफादारी बंधन भी शामिल था। टियारा तो उसकी जगह गोली खाने को भी तैयार थी। क्या उसके बुलावे पर मौजूद किसी भी व्यक्ति का वफादारी का बंधन बैटलमेट से भी ज्यादा मजबूत हो सकता था? माइकल को पहले इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन मास्क सेबर के प्रकट होने से यह साबित हो गया था। ये बात थोड़ी उलझन भरी थी कि मास्क सेबर का वफादारी का बंधन बहुत मजबूत था, लेकिन ये बहुत बढ़िया भी था। माइकल को अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ समय के लिए उसने खुद को बेहद भाग्यशाली महसूस किया। ये सचमुच बहुत ही अद्भुत था। उसके क्षेत्र की आबादी 5000 से अधिक हो गई और अंतरिक्ष यान से बाहर बिताए गए पिछले 30 दिनों में उसके क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। वह अच्छा महसूस क्यों नहीं करेगा? माइकल डेकालोस क्लास अंतरिक्ष यान की लैंडिंग से बाल बाल चूक गया। सौभाग्य से वह ठीक समय पर लौट आया। इसकी गति पहले ही धीमी हो चुकी थी और कुछ मिनट बाद जड़त्व जनरेटर को निष्क्रिय कर दिया गया। रूनिक गेट से बाहर निकलते ही माइकल को सुरक्षा कुर्सी पर बैठना पड़ा। इसके बाद उसने अपने केबिन की छोटी खिड़की से बाहर देखा और अंतरिक्ष यान को केल्टा के बाह्यमंडल में प्रवेश करते हुए पाया। डेकालोस श्रेणी का अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश कर उल्कापिंड की तरह ग्रह की नीले नीलम जैसी सतह पर जा गिरा। अंतरिक्ष यान की धातु की सतह पर चारों ओर तेज चिंगारियां फूट पड़ी, क्योंकि इंजन केल्टा की जड़ता के विरुद्ध काम कर रहे थे ताकि जमीन पर उतरने की गति को धीमा किया जा सके। डेकालोस क्लास अंतरिक्ष यान कई बलों के भारी प्रभाव से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वह नीचे उतरता रहा और धीरे धीरे अंतरिक्ष यान बंदरगाह की ओर अपना रास्ता खोजता रहा, जो दूरी कम होने के साथ साथ बड़ा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। माइकल ने ग्रह की सतह का अवलोकन उतनी ही उत्सुकता से किया जितनी उत्सुकता से उसने उनके उतरने का अवलोकन किया था। दोनों ही दृश्य बेहद रोचक थे। दुर्भाग्यवश बंदरगाह तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। अंतरिक्षयात्री बंदरगाह बहुत विशाल था, एलिरा के अंतरिक्षयात्री बंदरगाह से भी बड़ा। ये डॉकिंग बे में खड़े सभी अंतरिक्ष यात्रियों से कहीं अधिक ऊंचा था और जमीन के काफी नीचे तक फैला हुआ था। कुछ ही देर में अंतरिक्ष यान एक आखिरी बार कांप उठा और फिर पूरी तरह रुक गया। वे जमीन पर पहुंच गए, जहां कर्मचारियों ने सुरक्षा जांच पूरी की, जिसके बाद चालक दल को डॉकिंग बे के द्वार खोलने की अनुमति दी गई। प्रिय यात्रियों, मानव जाति के स्तंभों की नवीनतम पीढ़ी को केल्टा तक लाना हमारे लिए सम्मान की बात थी। मैं और मेरा दल आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ने केल्टा की यात्रा का उतना ही आनंद लिया जितना हमने लिया। मेरा नाम कैप्टन मोरेन है और मैं भविष्य में भी आपकी सेवा करने की आशा करता हूं। मोरेन एंटरप्राइजेज के साथ अंतरिक्ष यात्रा करने में संकोच न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिक्ष यान में लगे स्पीकरों के माध्यम से कप्तान की आवाज गूंज उठी। कैप्टन के संक्षिप्त भाषण समाप्त होते ही माइकल की क्रिस्टल घड़ी में लगातार नोटिफिकेशन बजने लगे। उपयुक्त नेटवर्क प्रणाली मिल गई है। स्टारनेट से कनेक्शन स्थापित हो गया है। लूमिना तारकीय प्रणाली में मानव द्वारा बसाया गया पहला ग्रह केल्टा में आपका स्वागत है। आपका प्रवास सुखद हो। प्रथम वर्ष के छात्र माइकल फोन की क्रिस्टल घड़ी का पता चला है। संलग्न फाइलों में आपको अगले 3 दिनों का कार्यक्रम, आपकी वर्तमान रैंक के अनुसार उपलब्ध सुविधाएं, आपके आवास का स्थान और कमरा संख्या और बहुत कुछ मिलेगा। टिप्पणी: वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के आधार पर ही पहली रैंकिंग तय की जाएगी।
आपके आगमन के पहले सप्ताह में रैंकिन को चुनौती नहीं दी जा सकती। टिप्पणी 2, आपके आगमन के पहले महीने में रैंकिन के दैनिक पुरस्कार दोगुने हो जाते हैं। कृपया अपने सर्वोत्तम प्रयास करें ताकि आप वे पुरस्कार प्राप्त करते रहें जिनके आप हकदार हैं। नोटिफिकेशन मिलने के बाद एक फाइल खुल गई। यह उनका शेड्यूल था। केवल 3 दिन ही अपॉइंटमेंट से भरे हुए थे, बाकी दिन खाली थे। आज सभी छात्रों को खुले सभागार में इकट्ठा होना होगा जहां डीन एक संक्षिप्त भाषण देंगे। इसका शुरू होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा था। माइकल की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि समय कम है, लेकिन इससे कोई समस्या नहीं लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एलिरा से आने वाला अंतरिक्ष यान सबसे अंत में पहुंचा। कल और परसों दूसरा योग्यता मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा और समाप्त किया जाएगा। ये पहले से कहीं अधिक कठिन होगा, क्योंकि रैंकिंग स्थापित की जाएगी और दैनिक पुरस्कार दोगुने कर दिए जाएंगे, क्योंकि सभी ग्रहों के नए छात्र अंततः अकादमी में एकत्रित हो गए हैं। फाइलों में पुरस्कारों की भी घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार काफी आकर्षक थे और इनमें बेहतर केबिन, सैफायर पॉइंट्स, नेम्ड समनिंग स्क्रॉल और बहुत कुछ शामिल थे। हालांकि माइकल को फिलहाल इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कुछ भी, उसने क्रिस्टल घड़ी खोली और तुरंत स्टारनेट मैसेंजर तक पहुंच प्राप्त की। बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए माइकल ने अपने भाई को मैसेज करना बेहतर समझा। हालांकि जब उसने देखा कि उसके भाई ने पिछले 30 दिनों में एक भी संदेश नहीं भेजा है, तो उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। उसे पता है कि यात्रा के दौरान मैं स्टारनेट मैसेंजर से संपर्क नहीं कर पाया था। उसका ध्यान शायद अपने क्षेत्र और प्राइमडेवल पिरामिड पर कब्जा करने पर था। माइकल ने खुद को शांत करने के लिए कहा। उसने अपने भाई को अकादमी में अपने आगमन की सूचना देते हुए एक छोटा सा संदेश लिखा और भेज दिया। डैनी के ओरिजिन एक्सपेंस से लौटने पर उसे पता चल जाएगा कि माइकल बिना किसी समस्या के केल्टा पहुंच गया है। इसके बाद माइकल ने वह छोटा लॉर्ड कार्ड प्राप्त किया जो डैनी के लॉर्ड आईडी से जुड़ा हुआ था। माइकल अपनी चिंताओं को कम करने के लिए लॉर्ड कार्ड की सही सलामत मूर्ति को देखना चाहता था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। रंग बदलते कार्ड को देखकर माइकल का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। क्या ये केल्टा की उड़ान के दौरान टूट गया या डैनी के साथ कुछ हुआ? अपने केबिन से निकलते समय माइकल को गले में एक गांठ सी महसूस हुई। उसने एक पल के लिए भी लॉर्ड कार्ड से अपनी निगाहें हटाए बिना बाहर की ओर चलना शुरू कर दिया। इसी वजह से उन्हें कभी यह एहसास भी नहीं हुआ कि उनके पीछे कोई आ गया है। मुझे ये बताते हुए खेद है, लेकिन आप केल्टा में अन्य लोगों की लॉर्ड आईडी की प्रति नहीं देख सकते। सौर मंडल और लुमिना तारकीय प्रणाली के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि युद्ध रून्स के अवशेषों और स्थिति जैसी जानकारियों को स्थानांतरित करना संभव नहीं है। ओरिजिन तकनीक को इतनी मामूली जानकारी के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्षमा करें, माइकल। पीछे से एक युवा, सुरीली लेकिन कुछ दूर से आती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। माइकल चौंक कर पीछे मुड़ा तो सामने एनाबेल क्लेयर खड़ी थी। उन्होंने इससे पहले कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी और एलिरा में वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के दौरान केवल एक बार ही लड़ाई की थी। माइकल असमंजस में एनाबेल को देखता रहा, जिसे शायद कुछ पता चला। आपका नाम माइकल था या मुझे गलत याद आ रहा है? अगर, उसने कहा, लेकिन माइकल के बीच में टोकने से वह रुक गई। नहीं, आपको सही याद है। मेरा नाम माइकल फैंग है, माइकल ने जल्दी से कहा। वह अभी भी उसके बयान से असमंजस में था, लेकिन उसकी व्याख्या सुनने के बाद उसके मन को कुछ राहत मिली। उसने बिना किसी भाव परिवर्तन के एक संक्षिप्त नज़र उस पर डाली। उसकी नज़र खराब हो चुके लॉर्ड आईडी पर पड़ी और उसकी आवाज़ नरम पड़ गई। अगर आपको कोई चिंता है तो आप अधिकारियों को संदेश भेजकर अधिक जानकारी मांग सकते हैं, या अपने शिक्षकों से संपर्क करके उनसे एलिरा स्थित सुपरकंप्यूटर से अनुरोध करने को कहें। वे आपकी पहचान और जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं उसके लॉर्ड आईडी से आपके संबंध की पुष्टि करने के बाद आपको आवश्यक जानकारी भेज देंगे। ये थोड़ा झंझट भरा हो सकता है, लेकिन इससे थोड़े से अतिरिक्त काम के बदले लागत में काफी कमी आ जाती है। माइकल को काफी बेहतर महसूस हुआ और उसने लॉर्ड कार्ड को एक तरफ रख दिया। अगर कार्ड को देखना बेकार था तो बेहतर यही था कि वह उस पर ध्यान ही न दे। लगता है तुमने तरक्की कर ली है, माइकल ने एनाबेल को उसका मन हल्का करने के लिए धन्यवाद देने के बाद कहा। वे दोस्त भी नहीं थे, इसलिए माइकल के लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि एनाबेल ने उसकी चिंता को समझा और उसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। दरअसल क्या वे इस समय प्रतिस्पर्धी नहीं थे? ये तो स्वाभाविक ही है, एनाबेल ने माइकल को अपना युद्ध प्रतीक दिखाते हुए कहा।
ये प्रथम स्तर पर पहुंच गया था और माइकल के युद्ध प्रतीक के समान ही परिष्करण स्तर तक पहुंच गया था। अगली बार जब हम लड़ेंगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगी, उसने दृढ़ स्वर में घोषणा की और आगे बढ़ गई। एनाबेल अंतरिक्ष यान से बाहर निकली और माइकल की नजरों से ओझल हो गई। माइकल भी अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गया। वह डॉकिंग बे में पहुंचा जहां एक छोटे रोबोट ने उसका स्वागत किया। मेरा नाम रॉबी है, मैं रोबोट हूं। कृपया मुझे आपकी आईडी और आंखों की पुतलियों को स्कैन करने की अनुमति दें, उसके बाद मैं आपको शटल बसों तक ले जाऊंगा। बच्चे के आकार के रोबोट को देखकर माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। फिर भी उसने अपना लॉर्ड आईडी कार्ड निकाला और रोबोट को अपने आईडी कार्ड और आंखों की पुतलियों दोनों को स्कैन करने की अनुमति दी। स्कैन पूरा हो गया है। छात्र माइकल फोन का स्वागत है। कृपया मेरे पीछे आइए। अगले 5 मिनट तक माइकल रॉबी के पीछे पीछे चलता रहा जब तक कि वे एक बड़े हॉल में नहीं पहुंच गए जहां केवल एक और शटल बस इंतजार कर रही थी। बाकी लोग पहले ही जा चुके थे। क्या मैं सबसे आखिर में आया हूं? उसने सोचा और यह जानकर उसे खुशी हुई कि उसका अनुमान गलत साबित हुआ क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद कुछ और छात्र आ गए। वे शटल बस में सवार हुए जिसमें पहले से ही 100 से अधिक नए छात्र उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी देर से आने वालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे अपने काम में लगे रहे, जो मुख्य रूप से सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो का उपयोग करके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों का विश्लेषण करना था। माइकल को पीछे की तरफ एक खाली सीट मिली और वह बैठ गया। लगता है तुम मुझसे भाग नहीं सकते, उसने धीरे से कहा जब उसे एहसास हुआ कि उसके बगल वाली सीट पर कौन बैठा है। यह एनाबेल क्लेयर थी, जिसने उसे उदासीनता से देखा। भाग जाना, मैं भ्रम में जीना बंद करो। सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी जाते समय माइकल और एनाबेल एक दूसरे के बगल में बैठे थे। माइकल को एनाबेल के साथ बातचीत करने में कोई झिझक नहीं हुई और उसने कुछ सवाल पूछे। उन्हें उसकी तीरंदाजी में बहुत दिलचस्पी थी। उनके पहले मुकाबले के बाद से ही उन्हें लगा कि उसकी तीरंदाजी में कुछ खास बात है और वे इसके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। एक तीरंदाज होने के नाते, जिसकी कुशलता और सटीकता फेनरर की यादों और ईगल आइज सोल ट्रेड से निखरी थी, माइकल की शुरुआत बुरी नहीं थी। वह एक अच्छा तीरंदाज था, उसकी नींव मजबूत थी और उसका अनुभव भी कम नहीं था। फेनरर की यादों ने उसे बहुत निखारा था। फिर भी वो वनकल्पित बौनों से बहुत कुछ सीख सकता था, जिन्होंने उसे अपनी निपुणता बढ़ाने के लिए कई युक्तियां और तरकीबें पहले ही बता दी थीं। वनकल्पित बौनों से मिलने के बाद माइकल की एनाबेल की कला में रुचि बहुत बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि एनाबेल उससे कहीं अधिक मजबूत और प्रतिभाशाली थी। वास्तव में एनाबेल विशेषज्ञता के मामले में लिलिका के बराबर थी, जबकि वह टेलेस थी और उससे कई साल छोटी थी। एनाबेल इतनी ताकतवर कैसे बनी, ये जानने के लिए उत्सुक माइकल ने उससे शुरुआत में जितना पूछना चाहता था, उससे कहीं ज्यादा सवाल पूछ लिए। एनाबेल ने सवालों की बौछार से कोई आपत्ति नहीं जताई और धैर्यपूर्वक उन्हें जवाब दिए। बाहर से देखने पर वह ठंडी और अलग थलग लगती थी, लेकिन वह असभ्य नहीं थी। इसके विपरीत वह काफी खुली हुई थी और खूब बोलती थी, हालांकि उसके बोलने का तरीका ऐसा लगता था मानो वह माइकल और बाकी नए छात्रों से दूरी बनाए रखना चाहती हो। माइकल ने उसकी आवाज के लहजे को नजरअंदाज करना चुना। इसके बजाय उसने उसके विस्तृत स्पष्टीकरणों और इशारों को ध्यान से सुना। इस तरह दोनों ने सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी तक की 2 घंटे की यात्रा बिना एक पल भी ऊबे बिताए। शटल बस को अपने गंतव्य तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया, इसलिए छात्रों को खुले सभागार की ओर दौड़ना पड़ा। डीन पहले से ही मंच पर खड़ी थी। वह एक वृद्ध महिला थी, जो दर्शकों में मौजूद युवा और ऊर्जावान चेहरों के बिल्कुल विपरीत थी। फिर भी उनकी उपस्थिति से ऊर्जा और असीम शक्ति का संचार हो रहा था। उनकी निगाहें दर्शकों के बीच घूमती रहीं और अंत में आने वाले छात्रों पर आकर रुकीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी और उन्होंने देर से आने वालों को बैठने के लिए इशारा किया। उसने अपना गला साफ किया, उसकी आवाज में खराश साफ झलक रही थी। सुप्रभात नववर्ष के विद्यार्थियों, डीन ने आश्चर्यजनक रूप से ऊंची और दृढ़ आवाज में कहना शुरू किया, और सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी में आपका स्वागत है। वह कुछ देर रुकी। खुले सभागार का जायजा लेने में उसे काफी समय लगा और उसने पहली कुछ पंक्तियों में बैठे कुछ लोगों से नजरें मिलाईं। दर्शक एकदम सन्नाटे में डूब गए। वातावरण में कुछ ऐसा था कि छात्रों के लिए एक शब्द भी बोलना नामुमकिन हो गया था। आज आप शायद घबराए हुए या उत्साहित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आप यहीं के हैं, डीन ने आगे कहा। हो सकता है कि आप में से कुछ ने केल्टा जाते समय अपने क्षेत्र खो दिए हों, लेकिन ऐसा हो सकता है।
वास्तव में बहुत कम नए छात्र पहले सेमेस्टर के अंत तक लौट बने रह पाएंगे। आप में से अधिकांश शायद विभिन्न जटिलताओं और अपरिहार्य कारणों से अपना क्षेत्र खो देंगे। आप में से कुछ की मृत्यु भी हो जाएगी। डीन की आवाज भारी हो गई और सभागार में मौजूद हर छात्र तनावग्रस्त हो गया। यहां तक कि डीन से काफी पीछे बैठे कुछ प्रोफेसर भी अपने चेहरे पर गंभीरता नहीं रख पाए। वे भली भांति जानते थे कि ओरिजिन एक्सपेंस एक निर्दयी स्थान था। लेकिन इससे निराश मत होइए, डीन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही खुले सभागार में तनाव भी काफी हद तक कम हो गया। आप सभी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब इसका भरपूर लाभ उठाने का समय है। सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी आपके लिए एक ऐसा आधार बनेगी जो आपको बिना तराशे हुए रत्नों को बेहद कीमती, चमकते हुए तराशे हुए रत्नों में बदल देगी। हम सभी नए छात्रों को ऑडिटोरियम में यह एहसास हो चुका होगा कि यहाँ 10,000 से अधिक छात्र हैं। आप में से प्रत्येक शक्तिशाली और अनमोल रत्न है। हालांकि आप में से सभी चुनौतियों का सामना करके इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ असफल होंगे, कुछ हार मान लेंगे और कई लोग ओरिजिन एक्सपेंस में मर जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको सर्वोत्तम सुविधाएं और सशक्त बनने के अवसर प्रदान करना है। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे और सभी को अपनी पेशेवर सलाह देंगे। फिर भी उपस्थित सभी को ये समझना होगा कि आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। यदि आप हार मान लेते हैं तो निश्चित रूप से आप असफल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप धारा के विपरीत तैरते रहेंगे तो आप मजबूत बनेंगे और कल्पना से परे शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे जैसे डीन बोलती गई, उनकी आवाज में शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने लंबे करियर के सभी भावों और अनुभवों को इस क्षण में समाहित कर रही हो। अगले आधे घंटे तक डीन ने अपना भाषण जारी रखा और नए छात्रों को नए विचारों को अपनाने, नए अनुभवों की तलाश करने और खुद को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बात की, उनके शब्दों में दशकों का अनुभव और अपार अधिकार झलक रहा था। खुले सभागार में बैठे श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। माइकल भी चमकती आंखों से डीन को निहार रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उनके प्रभावशाली भाषण ने उसके भीतरी भावों को गहराई तक छू लिया है। सच कहें तो ये काफी भयावह था। भाषण समाप्त होते ही डीन ने दर्शकों को अंतिम अभिवादन करते हुए मंच छोड़ दिया। वह भले ही धीमी गति से चलती हो और बुढ़ापे के प्रभाव से थोड़ी कमजोर हो, लेकिन सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी की डीन के रूप में उनमें आवश्यक जोश और शक्ति थी। अपने भाषण के माध्यम से वह जो संदेश देना चाहती थी वह भी स्पष्ट था। साहसी बनो, जिज्ञासु बनो, सुधार के लिए प्रयास करो और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर हाल में जीवित रहो। काश वह कोई कोर्स भी पढ़ाती हो, माइकल ने मन ही मन सोचा। वह डीन से बात करना चाहता था, भविष्य के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में और अधिक जानना चाहता था और उनकी शिक्षाओं से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। हालांकि इसके लिए बाद में इंतजार करना पड़ा। माइकल के पेट से जोरदार आवाज आई। उसके आसपास के नए छात्र मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगे, लेकिन माइकल ने बस कंधे उचका दिए। मुझे लगता है अब दोपहर के भोजन का समय हो गया है, उसने एनाबेल की ओर मुड़ने से पहले धीरे से कहा। डीन के भाषण के दौरान वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे और वह रात के खाने के दौरान भी उनसे बात करना जारी रखना चाहता था। तीरंदाजी के लिए उसकी प्रशिक्षण विधि काफी रोचक थी। माइकल को उम्मीद थी कि वह अपनी कसरत में उसकी प्रशिक्षण विधि को शामिल करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। इस तरह वह लचीलेपन, गति और शक्ति के बीच बेहतरीन संतुलन बनाए रख सकेगा। क्या तुम मेरे साथ रात का खाना खाना चाहोगे? मैंने सुना है कि कैफेटेरिया में स्वागत भोज होता है। हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और पौष्टिक व्यंजन मिलेंगे। माइकल ने उत्साह को काबू में न रखते हुए पूछा। स्वादिष्ट भोजन के ख्याल से माइकल में बेकाबू उत्साह उमड़ आया। वह ऊर्जा से भर उठा और एनाबेल को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने उसकी ओर देखा, उसकी एक भौं उठी हुई थी। एनाबेल ने एक पल सोचा और फिर हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। तो चलिए, उसने आगे आगे चलते हुए कहा। माइकल भरपेट खाना चाहता था। उसे पता नहीं था कि सैफायर लेक मिलिट्री अकादमी के रसोइयों द्वारा पकाए गए लजीज व्यंजनों से वह कब तक अपना पेट भर पाएगा। इसलिए उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और सभी थके हुए थे, इसलिए बहुत कम नए छात्रों ने कैंटीन जाना पसंद किया। इसके बजाय वे अन्य सुविधाओं का दौरा करने लगे, अपने कमरों में वापस जाकर ओरिजिन एक्सपेंस में लौट गए या फिर दूसरे ग्रहों से आए नए छात्रों के साथ मेलजोल करने लगे। लेकिन माइकल को इस बात की खुशी थी। वह दूसरों के साथ भोजन बांटने के बजाय खुद ज्यादा खाना पसंद करता था।
क्या ये बात स्पष्ट नहीं थी? उसने 4 प्लेटें उठाईं और उन्हें पूरी तरह से भर दिया, फिर बिना कुछ गिराए उन्हें पास की मेज पर वापस रख दिया। उसके बाद वह 2 और प्लेटें भरने के लिए वापस लौटा। व्यंजनों का पहला दौर तैयार हो चुका था और माइकल दावत के लिए तैयार था। दूसरी ओर एनाबेल कहीं अधिक शालीन थी। वह एक ही थाली में खाना भरती थी और धीरे धीरे सलीके से खाती थी। उसने अपनी थाली उतने ही समय में खत्म कर दी जितने समय में माइकल ने ऊपर तक भरी हुई 6 प्लेटों की सुगंध को सूंघा। इससे एनाबेल को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ सोलेट्रेट्स को ठीक से काम करने के लिए बहुत अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। जब माइकल दूसरी बार खाना लेने के लिए कैफेटेरिया के कर्मचारियों के पास लौटा, तो वे उसे हैरानी से देखने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि माइकल अगले कुछ दिनों के लिए खाना जमा करना चाहता है। उनमें से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके शेफ ने कर्मचारियों को चुप करा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने माइकल की नज़र में कुछ देख लिया हो। माइकल को पलक झपकते ही खाना खाते देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। वहीं स्टाफ के लोग बुरी तरह से स्तब्ध रह गए। शेफ ने माइकल की प्लेटों को फिर से भरते समय उसे पिता तुल्य प्रेम से देखा। एक साथी लालची व्यक्ति अपने जैसे दूसरे व्यक्ति को पहचानने में कभी असफल नहीं होता। सभी शेफ में ऐसी विशेषताएं थी जो अत्यधिक मात्रा में पोषण का सेवन करती थीं, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि माइकल भी उन्हीं में से एक है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? माइकल हमेशा से ही पेटू था, यहां तक कि एक्सट्रैक्शन जागृत होने से पहले भी। जब माइकल अपने व्यंजन लेकर दोबारा मेज पर लौटा तो उसने कुछ परिचित चेहरे देखे। कालेब और बर्बर दंपति अपने दैनिक पोषण का सेवन करने के लिए मेज पर बैठे थे। पूरे 1 महीने तक हर दिन एक विशाल थाली भरकर खाने के बाद उनका शरीर और मन पहले ही तृप्त हो चुका था। उन्होंने कई प्लेटों को पूरी तरह से भर लिया और माइकल के चारों ओर बैठ गए, उनके बाईं ओर फ्रेडरिक, उनके बगल में जैकलिन और उनके दाईं ओर कालेब। भोजन करते समय उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे एनाबेल काफी हैरान हो गई। उसने कुछ देर तक उन 4 लोगों के अजीब समूह को देखा, फिर उसके मन में जो विचार कौंधे, उन्हें उसने झट से बोल दिया। मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। लगता है कि तुम लोग यात्रा के पहले दिन बस दोस्तों की तरह मजाक कर रहे हो। एनाबेल के आरोप पर फ्रेडरिक ने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए। इसी बीच जैकलिन को वह दिन याद आ गया जब फ्रेडरिक को ले जाकर जबरदस्ती लिमिट ब्रेकर कोर्स में शामिल किया गया था। उस उपद्रवी के बारे में सोचते ही उसका मन करता था कि माइकल पर ड्रमस्टिक फेंक दे। इसी बीच कालेब ने खाना खाते हुए कंधे उचका दिए। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग तृप्त और खुश थे। स्वादिष्ट व्यंजनों से पेट पूरी तरह भर जाने के बाद उदास महसूस करना काफी मुश्किल था। आज रात के खाने के बाद माइकल की खुशी को भंग करने के लिए पूरी मानव जाति को विनाश के कगार पर होना पड़ेगा। उन्होंने कैफेटेरिया में कुछ छात्रों द्वारा शुरू की गई हल्की फुल्की नोकझोंक को नजरअंदाज कर दिया और कुछ देर बाद कर्मचारियों को हस्तक्षेप करते हुए देखा। कल असली मुकाबले के मूल्यांकन के दौरान छात्रों को एक दूसरे की जमकर पिटाई करनी चाहिए। उनके पास तब तक एक दूसरे को पीटने के लिए काफी समय था जब तक कि उनमें से कोई एक हार न मान ले। छात्रों के झगड़े को सुनते हुए फ्रेडरिक और अन्य लोगों को वास्तविक युद्ध मूल्यांकन की याद दिलाई गई। कालेब शामिल नहीं होगा क्योंकि वह अभी तक जागृत नहीं हुआ था, लेकिन फ्रेडरिक एक बार फिर माइकल से लड़ने के लिए तैयार था। वह दोबारा मुकाबला चाहता था और उसे पूरा यकीन था कि उसने माइकल को हराने के लिए काफी मेहनत की है। आखिरकार वह पहले स्तर पर पहुंच चुका था और उसकी निपुणता अब माइकल से कहीं अधिक थी। फ्रेडरिक कोल्बेनहाइम ने माइकल को पछाड़कर अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया और वह हमेशा के लिए ये साबित करना चाहता था कि वह माइकल से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। उसने माना कि माइकल एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था, कि बिना किसी विशेष पृष्ठभूमि के भी वह युवक शक्तिशाली था और उसने तेजी से प्रगति की। हालांकि फ्रेडरिक को माइकल से लड़ना और उसे हराना ही था। अन्यथा वो प्रथम वर्ष के छात्रों का चहेता बनने और अन्य विलक्षण प्रतिभाओं को हराने के बारे में कैसे सोच सकता था, जब वह माइकल से सीधे मुकाबले में ही हार नहीं मान सकता था। फ्रेडरिक को इस बात का एहसास नहीं था कि माइकल के प्रति उसकी नफरत बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। फ्रेडरिक माइकल को एक नाजायज औलाद या एक तुच्छ व्यक्ति मानने के बजाय, जो सैफायलेक मिलिट्री अकादमी में शामिल होने के लायक नहीं था, माइकल को एक नए नजरिए से देखने लगा। केल्टा की यात्रा ने उनकी सोच में काफी बदलाव ला दिया। अब माइकल कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह गया था, वह एक समान स्तर का प्रतिद्वंद्वी था।